चैप्टर 31 बेला आफत की पुड़िया, लेट नाइट डिनर डेट, मैचिंग टॉक्सिक जोड़ी। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। बेला पूरी तरह से क्षितिज के ऊपर टूट पड़ी थी और क्षितिज को बेला के अचानक बिहेवियर के कारण काफी दिक्कत हो रही थी। बेला ने क्षितिज के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए कहा, सच सच बता रहे हो, कौन हो या फिर बुलाऊं बॉडीगार्ड को? ओके फाइन, बुला लो गार्ड्स को, क्षितिज ने बेला की घूरती नजर से तंग आकर कहा। बेला की आंखें बड़ी हो गई, बाप रे बाप, इस जगह के चोर इतने साहसी हैं कि उन लोगों को पुलिस से भी डर नहीं लगता, तुमको तो अभी बताते हैं। इतना कहकर बुला ने कोका कोला के बोतल का ढक्कन खोला और पूरा कोका कोला क्षितिज के ऊपर उड़ेल दिया, जिसकी हरकत पर क्षितिज ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहा, हे, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? वेट, मैं कह रहा हूँ रुको, तुम पागल हो क्या? जिसके चिल्लाते ही पूरे पैलेस की लाइट जल उठी। बाहर से सर्वेंट भागते हुए वहां पहुंचे और घर के लोग भी नीचे चले आए। प्रताप ने जब बेला को क्षितिज के सीने पर सवार देखा तब उसने आगे आते हुए कहा, मैडम बॉडीगार्ड, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, पकड़ो इसको, चोर कहीं का, हमारे सामने होशियारी झाड़ रहा है। ये कहते हुए बेला ने क्षितिज के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। क्षितिज ने चिढ़ भरी आंखों से बेला की तरफ देखा और झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, जिससे बेला सीधा क्षितिज के सीने से जा लगी। ठीक उसी वक्त एकाग्र किचन में आया और बेला क्षितिज को इतने नजदीक देखकर उसके सीने में एक जलन की लहर दौड़ उठी और उसने उनके पास आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम भैया के ऊपर क्यों बैठी हो, उठो। ये कहते हुए एकाग्र ने बेला को जबरदस्ती क्षितिज के ऊपर से उठा दिया, जहाँ बेला ने कहा, अरे हम कह रहे हैं ना, ये 1 मिनट भैया। ये कहते हुए बेला बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने जमीन पर बैठे क्षितिज को देखने लगी, जिसकी व्हाइट नाइट सूट पूरी तरह से ब्राउन हो गई थी, क्योंकि उसने कोका कोला क्षितिज के ऊपर उड़ेल दिया था और उसके बाल पूरी तरह से उसके माथे पर चिपके हुए थे। जहां बेला के चुप होते ही एकाग्र ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सच में घुटने में है क्या? नहीं, हमने कभी चेक नहीं किया, बेला ने जवाब में कहा। सभी उसे हैरानी से देखने लगे, जिनकी नज़र पर बेला को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा, जिस कारण उसने एकाग्र को घूरते हुए कहा, हमारा दिमाग हमारे दिमाग पर है, बकवास करते हो। एकाग्र ने बेला को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम इज्जत के साथ कमरे में नहीं सो सकती, हर रात तुम्हें किचन में डाका डालना जरूरी होता है। अरे रात को हमने कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख लगी तो आ गए, गलती कर दी का, बेला ने चिढ़ते हुए कहा। क्षितिज ने उन दोनों के आर्गुमेंट के बीच में आते हुए फर्श से उठकर खड़े होते हुए कहा। बेला ने अपने होठों पर उंगली रख लिया, जिसे क्षितिज ने देखा और कहा, कौन हो तुम? सब तो कह रहे थे एल्डर सोन बुबू ने हमारा कॉन्टैक्ट साइन किया है और आपको नहीं पता हम कौन हैं। बिना देखे कॉन्टैक्ट सेंड करवा लिया, दिमाग नहीं है क्या? बेला ने होठों पर उंगली रखे हुए ही कहा। एकाग्र और बाकी सब हैरानी से बेला को देखने लगे और क्षितिज ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वही जो सुना, दिमाग नहीं है क्या? बेला ने उसी टोन में कहा। जिस पर क्षितिज ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बेला ने एकाग्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके भैया। एग्जैक्टली, सो आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। नहीं नहीं, हम एक बार सीधा कंफर्म करना चाहते हैं, इस घर के मालिक आखिर है कौन? ये है, आप हैं, रूथ है या फिर दादी जी है? ताकि कि जब भी किसी को हमारे ऊपर चढ़ाना होता है सिर्फ एक ही डायलॉग मारता है, मैं इस घर का मालिक हूँ, उसने नाटक करते हुए सबकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा। प्रताप मुंह फाड़े बेला को देख रहा था, जहां एकाग्र ने गहरी सांस भरकर बेला के पास आकर उसकी कलाई को पकड़ लिया, जिसे देख बेला ने कहा, ये क्या? एकाग्र ने बीच में ही बेला के मुंह को अपने हाथों से कवर करते हुए कहा, शट अप, नींद में बकवास कर रही हो। इतना कहकर एकाग्र बेला को अपने कंधे पर उठा लिया। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए और बेला ने उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, अरे उतारो हमको, हम कोई आटा की बोरी नहीं है। जिसके एफर्ट को एकाग्र ने एक भी वैल्यू नहीं दिया और उसे लेकर ऊपर की तरफ चला गया। जिसे बड़ी बड़ी आंखों से जाता हुआ देख क्षितिज ने प्रताप से पूछा, प्रताप आर यू श्योर कि मेरी आंखें खराब नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कल आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, प्रताप ने जवाब में कहा। क्षितिज ने चिढ़ते हुए प्रताप की तरफ देखकर कहा, मेरे कहने का मतलब था, क्या सच में टूटू अभी उस बड़बोली को लेकर गया? प्रताप ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, अगर आपको अपनी नजरों पर यकीन ना हो तो आप सीसीटीवी चेक करवा सकते हो। यू आर सच अ डम,
लाइक टूटू, इतना कहकर क्षितिज आगे बढ़ा, जिस पर उसका स्लीपर कोको कोला पर जा लगा और वो स्लिप होकर गिरने लगा। तब प्रताप ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जब दादी जी ने वहां आते हुए कहा, अब कौन सा नया भूचाल आ गया इस घर में। ये कहते हुए दादी जी ने सामने प्रताप और क्षितिज की तरफ देखा, जिन्हें देख दादी जी ने हैरान होते हुए कहा, हे राम, क्या हो रहा है यहाँ पर। क्षितिज ने एकदम से प्रताप को खुद से दूर करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं गिर रहा था तो इन्होंने बचाया। दादी जी ने क्षितिज और प्रताप को एक नज़र देखा और प्रताप से कहा, तुम बाहर जाओ। प्रताप ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से किचन से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाते ही दादी जी ने क्षितिज से पूछा, तुम कब आए। क्षितिज ने जवाब में कहा, 1 घंटे पहले। और टूटू का और उस लड़की का क्या लेना देना है। क्षितिज ने बेला और एकाग्र को याद करते हुए पूछा। दादी जी ने परेशानी भरी गहरी सांस भरकर कहा, कुछ नहीं। जब से हमारे घर में आए हैं, ये घर कम चिड़ियाघर ज्यादा हो गया है। हाँ, ऐसी कौन सी जंगली हरकत कर दी उसने। क्षितिज ने हल्का हंसकर पूछा। तुम्हारी हालत देखते हुए भी बताने की जरूरत है कि वो कितनी जंगली है। क्षितिज ने खुद को देखा और कहा, आई एम इम्प्रेस्ड कि उसके होते हुए हमें बॉक्स उनका फैमिली डॉग को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दूसरों की बात सुनने की जरूरत है, बाकी ठीक है। बुबू, तुम, दादी जी ने कहने की कोशिश की, जिस पर क्षितिज ने बीच में कहा, दादी, मुझे इस नाम से पहले पुकारा बंद कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एमएलए हूँ। ये कौन सी हड़कंप लगा कर रखी है रात में, प्रतिभा ने अंदर आते हुए कहा। और जब उनकी नज़र क्षितिज पर गई तब उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, बूबू, तुम यहाँ। OSH*T, ये नाम कितना बकवास है मम्मा, क्षितिज ने इरिटेट होते हुए कहा। प्रतिभा ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। उस जंगली ने किया है इसका ये हाल। टूटू उठाकर लेकर गया उस आफत की पुड़िया को। दादी जी ने बेला की बुराई करते हुए कहा, बेला यहाँ क्या कर रही थी, वो भी रात के इस वक्त। प्रतिभा जी ने हैरान होते हुए कहा। दादी जी ने जाते हुए कहा, दिन का समय वैसे भी खराब करती है, अब रात की नींद भी खराब करना शुरू कर चुकी है। भगवान बचाए हमें इस बेला नाम की संकट से। ये कहते हुए दादी जी किचन से बाहर चली गई। जिन्हें क्षितिज ने जाता हुआ देख प्रतिभा से पूछा, दादी और उसकी अच्छी नहीं बनती क्या। माँ की किसी के साथ नहीं बनती। फिलहाल तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कब आए। प्रतिभा ने बात को टालते हुए पूछा। क्षितिज ने जवाब में कहा, 1 घंटे पहले आया। भूख लगी तो सोचा कुछ फ्रिज में होगा तो खा लूं, लेकिन वो मुझे चोर समझ बैठी। बूबू, सॉरी क्षितिज, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, प्रतिभा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्षितिज ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, जी कहिए मम्मा। प्रतिभा ने जवाब में कहा, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम अब 32 के होने वाले हो और अपने करियर में भी सेटल हो चुके हो, इसलिए मैं थोड़े लंबे सफर से आया था तो मुझे थोड़ी थकावट हो रही है। हम इस बारे में फिर कभी बात करें, गुड नाइट। इतना कहकर क्षितिज वहां से चला गया। जिसके जाने पर प्रतिभा ने एक गहरी सांस ली और खुद भी अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं एकाग्र बेला को अपने कंधे में उठाए लेकर कमरे में आया और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, नाउ इनफ इज इनफ। तुम्हारे लिए इनफ इनफ, मेरे लिए स्टॉट, अब चलो, हटो। ये कहते हुए बेला बिस्तर से उतरने लगी। जिसे रोकते हुए एकाग्र ने कहा, बेला, तुम क्या चीज हो, भैया से क्यों झगड़ रही हो। बेला ने एकाग्र की बात सुनकर कहा, झगड़ नहीं रहे हैं, सबसे पहले तो अपने घर का टाइम टेबल सेट करो। जिसको देखो चोर की तरह आधी रात को घुस आता है, इतने सारे सिक्योरिटी होने का मतलब क्या है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारे घर के रूल्स हैं जिसे हम तुम्हारे कहने पर चेंज नहीं करने वाले, एकाग्र ने जवाब में कहा। बेला ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हमको तो पहले से पता है तुम किस तरह के आदमी हो, हम इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एकाग्र ने बेला की छोटी आंखों को देखा और कहा, ओके फाइन, नाउ टेल मी, तुम रात के इस वक्त किचन में कौन सा खजाना ढूंढने गई थी। भूख लग रही थी, अब भूख कहीं लग रही थी मत पूछना, बेला ने आंखें छोटी करते हुए कहा। एकाग्र ने टाइम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं। जरूरत नहीं है इतनी उपकार करने की, हम जा रहे हैं, नीचे कपकेक रखा था, हम उसी को खा लेंगे, काहे की पेट है, हमारे पास क्रम नहीं, बेला ने सीधा सा जवाब दिया। एकाग्र ने हताश भरी नजरों से बेला को देखा और कहा, चलो। कहाँ, तुम्हें भूख लगी थी ना, कपकेक से पेट नहीं भरेगा, मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज खिलाता हूँ,
चलो, इतना कहकर एकाग्र ने बेला की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बेला ने एकाग्र के हाथ को देखा और कहा, इस वक्त क्या मिलेगा और हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जो इस वक्त खुली होगी और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगेगा, और बात रही पैसे की तो मैं दे दूंगा, एकाग्र ने सॉफ्ट आवाज में कहा। बेला ने कुछ पल सोच और कहा, दादी जी ने देख लिया तो हम नहीं जाएंगे। दादी नहीं दिखेगी, मैं तुम्हें पीछे वाले रास्ते से ले चलूंगा, अब चलोगी? एकाग्र ने थक हार कर पूछा। बेला ने एकाग्र को देखते हुए कुछ कहने के लिए सोचने लगी, जिस पर एकाग्र ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस करो, चलो। और इतना कहकर एकाग्र बेला को लेकर कमरे से बाहर चला आया, जहां बाहर आकर उसने इधर उधर देखा और बेला एकाग्र द्वारा थामे अपने हाथ को देखने लगी। एकाग्र ने उसके हाथ को हल्का सा सहला कर कहा, चलो। बेला ने अचानक अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं जाएंगे। वॉट? भूख के मारे तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है और तुम नहीं जाऊंगी कह रही हो? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बेला ने खुद को देखा और कहा, आपको नहीं लगता कि हमको थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए? भूख के मारे खाने जा रही हो? फैशन वीक में लड़कों को लाइन मारने नहीं, चलो, एकाग्र ने अपने खड़ूस वाले अवतार में आते हुए कहा। बेला ने कमरे में जाते हुए कहा, हम बाथरूम से आते हैं। एकाग्र ने थोड़ी जोर से कहा, मैं नीचे हूँ, जल्दी आना। बेला ने एकाग्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर एकाग्र ने नीचे जाते हुए कहा, मैडम का बिल्कुल सही है, पूरा दिन जीना हराम कर दिया और रात में नींद भी आराम करती है। ये कहते हुए एकाग्र नीचे चला गया, जहां कुछ देर बाद बेला नीचे आई तो देखा एकाग्र कार के बोनट पर टेक लगाए खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। बेला उसके पास जाकर चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद किया, एकाग्र ने अंदर जाकर सीट बेल्ट लगाते हुए बिना देखे कहा, तुम टाइम पे आ नहीं सकती क्या? ऐसी कौन सी धूम मची थी तुम्हारे पेट में? बेला ने तुनाक कर कहा, ये तो हमको पता है और माफ कीजिए, भूख के मारे बेहोश नहीं हो गई, यही बहुत है। एकाग्र ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ड्रामा बंद करो, रात को सोने से पहले नीचे आकर खा सकती थी, क्यों नहीं आई? बेला ने गुस्से में कहा, क्योंकि आपके घर में कोई खाना रखने देता तो खा लेती। बुआजी का तमाशा देखा नहीं का? एकाग्र ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए ताना मारते हुए कहा, हाँ देखा था, पर तुमसे तो कहा था दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो। बेला ने तेज आवाज में कहा, उम्मीद तो हमने लगाना ही छोड़ दिया, खासकर आप जैसे आदमी पर। तो फिर चलिए छोड़िए, बेकार है। एकाग्र ने चिढ़कर कहा, तुम हर बात में मुझे क्यों घसीटती हो? बेला ने घूरते हुए कहा, क्योंकि हर मुसीबत में हम अकेली ही दिखते हैं और आप नहीं, जबकि घर में हुई तमाशे में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। एकाग्र ने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें रात को चुपके से खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, वरना खुद संभाल लेती भूख। बेला ने हंसकर कहा, हाँ, एहसान कीजिएगा जरा जोर से, ताकि पेट भी शर्म से भर जाए, और आपने कहा था कि चलो मैं तुमको बाहर लेकर चलता हूँ। एकाग्र ने कसकर ब्रेक लगाते हुए झुंझलाकर कहा, तो उतर जाओ। बेला ने पलटकर कहा, हम नहीं उतरेंगे, हमारा पेट भूख के लिए हड़ताल पर है। जिसकी तरफ एकाग्र ने कुछ पल देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए रेडियो ऑन किया, जिसे बेला ने हाथ आगे बढ़कर बंद कर दिया। एकाग्र ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम न हर छोटी बात में झगड़ा करती हो। बेला ने सिर घुमाकर कहा, और आप हर बात में मुझे गलत ठहराते हैं। मैचिंग टॉक्सिक जोड़ी है हम। एकाग्र ने बेला की बात पर कहा, जोड़ी? अरे नहीं, जुबान फिसल गई, हमारी बात को ज्यादा दिल में उतरने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो भूल ही गए थे, आपके पास तो दिल ही नहीं है। ये कहते हुए बेला हंसने लगी, जिसे एकाग्र ने कुछ पल देखा और अपना सिर नहीं में हिला दिया। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक छोटे से ढाबे के पास रुकी, शहर के कोने में, जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। एकाग्र चुपचाप गाड़ी से उतरा, बेला पीछे से दरवाजा जोर से बंद करके उतरी। एकाग्र ने चिढ़ भरी आंखों से बेला की तरफ देखते हुए कहा, माना कि गाड़ी तुम्हारा नहीं है, लेकिन थोड़ी तो इज्जत कर सकती हो। अच्छा ठीक है, कल सुबह धो देंगे, हो गई इज्जत, अब चुप रहिए। ये कहते हुए बेला आगे चली गई। एकाग्र ने उसके पीछे आते हुए कहा, तुम ना सच में बहुत अजीब हो। बेला ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, इतनी दूर लाए हो, कहीं ले भागने का प्लान है क्या? एकाग्र ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, अगली बार उठा के पहाड़ों में फेंक दूंगा। बेला ने नाक चढ़ाते हुए कहा, अच्छा रहेगा, कम से कम वहां भूख से तो नहीं मरूंगी, जानवर भी खाना बांट लेते हैं। ये बातें करते हुए दोनों अंदर चले आए,
जो छोटा सा ढाबा हल्का खाली सा था, जहां एक कोना पकड़ दोनों बैठ गए और वेटर उनके पास आया। वेटर ने एकाग से पूछा, क्या लेंगे सर? एकाग ने बेला की तरफ देखे बिना कहा, तुम ऑर्डर करो, तुम्हें ही ज्यादा भूख है ना? बेला ने मेन्यू उठाकर लिया और पढ़ते हुए कहा, हाँ भूख है, शर्म नहीं जो बिना खाए सो जाती। फिर वेटर की तरफ देखते हुए, एक मसाला डोसा, इडली और साउथ इंडियन थाली देना। एकाग ने चौंकते हुए कहा, 3 चीजें? ये भूख है या करवा चौथ का व्रत? बेला ने उसे घूरते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, बिल आपसे नहीं मनवाऊंगी, अभी पैसे नहीं है लेकिन जैसे ही हमारा पगार आएगा हम दे देंगे, वैसे भी रिश्ते में तो फ्री सर्विस है हम। एकाग ने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए कुछ भी मत लाना, मेरा लड़ाई से पेट भर गया है। वेटर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जी ठीक है। ये कहते हुए वेटर चला गया। कुछ पल सन्नाटा पसरा रहा, जहां बेला धीरे से चुपचाप पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगी, जिसे एकाग ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद बेला ने धीरे से ताने के साथ कहा, वैसे आप खुद को हीरो समझते हैं पर असल में आप एकदम फीके हैं। एकाग ने हौले से हंसते हुए कहा, और तुम सिर्फ नमक हो, ज्यादा हो जाओ तो भी बेस्वाद, कम रहो तो भी शिकायत। बेला ने नजरें फेरते हुए कहा, फिर भी खाना साथ ही खा रहे हैं, कुदरत का मजाक है ये। उसका इतना कहते ही वहां पर वेटर खाना लेकर आ गया, जिसे बेला ने देखा और झटपट खाने लगी, भूख से बेहाल। एकाग धीरे से उसे देखने लगा और कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर चुप हो गया। जहां उससे सब्र नहीं हुआ, तब उसने पूछ लिया, गरम है? बेला ने खाते हुए बिना देखे कहा, बहुत, बस दिल और दिमाग ठंडा नहीं है। एकाग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, उसी का तो इलाज कराने लाया हूं, खाना खा लो, कम से कम भूखी मत रहो। बेला ने खाते हुए रुककर बला की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। एकाग ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, क्या? फिर से कहो। बेला ने गुस्से में मुंह में कौर भरकर कहा, थैंक यू मत समझिए, ये तो पेट के लिए कहा था, दिल के लिए नहीं। एकाग ने बेला की नाराजगी पर कहा, अच्छा, तो एक दिन तुम दिल में भी मुझे जगह दे दोगी? बेला ने एकाग को देखा और कटाक्ष करते हुए कहा, आप जैसे बड़े आदमी के लिए हमारा दिल बहुत छोटा जगह है, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर क्षितिज से किस बारे में प्रतिभा बात कर रही थी जिसे क्षितिज इग्नोर करके चला गया, और क्या दादी जी की बात को क्षितिज पकड़ पाएगा और बेला एकाग्रा के बीच में जो दूरियां हैं वो कब खत्म होंगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। कीचड़ में खिले फूल, कंट्रोवर्सी की शुरुआत। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश। ढाबा। एकाग ने बेला के कटाक्ष पर उसकी तरफ देखा और अपना सिर नहीं में हिलाते हुए उसके मंगाई साउथ इंडियन थाली को अपनी तरफ करने लगा, जिसे देख बेला ने उसके हाथ पर चपत लगाते हुए कहा, हमरी है। एकाग ने आखिरी से कुलते हुए कहा, घर में कुछ देर पहले तो कोई बहुत एटीट्यूड से कह रहा था कि पेट है ड्रम नहीं, तो इतना सारा अकेले खा जाओगी। बेला ने घूर कर एकाग को देखा और वेटर से कहा, भैया एक और साउथ इंडियन थाली ले आइए। वेटर ने अपना सिर हिलाया, जिसे एकाग ने देखा और बेला को घूरते हुए कहा, जितनी इज्जत से उससे बात किया उतनी ही इज्जत से मुझसे भी बात कर लिया करो। बेला ने कौर खाते हुए कहा, उसने हमरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। एकाग ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो मैंने कौन सी भैंस नहीं चुराई है, हमारा तमाशा बनाया है, तो अब जो थैंक यू हमने कुछ देर पहले बोला था उसको वापस ले उससे पहले चुपचाप बैठे रहो। इतना कहकर बेला फिर से खाने लगी, जहां थोड़ी देर बाद वेटर साउथ इंडियन की थाली लेकर एकाग के पास रखकर चला गया, जिसके जाने के बाद एकाग ने दाल को छुआ तो वो गर्म थी और अपना हाथ पीछे ले लिया, जिसकी हरकत पर बेला ने उसे देखा और दाल को घूरते हुए कहा, आप लोगों को तो दाल भी ठंडी पसंद है, जैसे रिश्ते। एकाग ने सब्जी से कौर बनाकर निगलते हुए कहा, और तुम हर चीज में मसाला ढूंढती हो, फिर बोलती हो पेट खराब क्यों है? बेला ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, अब मेरे पाचन पर भी आप कमेंट करोगे? एकाग ने हल्का सा हंसकर कहा, जरूरत है क्या? खुद ही एग्जाम्पल हो, कुछ देर पहले यहाँ आने से पहले तुम बाथरूम गई थी ना? बेला ने आंखें सिकुड़ते हुए एकाग को देखा और अपना खाना पूरा कर उठते हुए कहा, हम हाथ धोकर आते हैं, कहीं कोई और ताना मारने का मौका मिल जाए आपको। इतना कहकर बेला उठी और हाथ धोने के लिए चली गई, जिसे एकाग ने जाते हुए देखा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। जहां बेला हाथ धोकर वापस आते हुए एक लड़खड़ाते आदमी से टकरा गई, जो कि शक्ल से ही शराबी लग रहा था।
जिसके साथ अचानक टकराने से बेला को उसके अंदर से तेज शराब की गंध आए और उसने अपने नाक को सिकुड़ते हुए कहा, हद है, अरे हटो, शराबी कहीं के। इतना कहकर बेला दुपट्टे से अपने हाथ को साफ करते हुए आकर एकाग्र के पास बैठ गई, जिसे एकाग्र ने देखा और अपने थाली को पीछे करते हुए उठकर खड़े होते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं बिल पे करके और हाथ धोकर आता हूँ। बेला ने अपना सिर हिला दिया और एकाग्र अपना हाथ धोने के लिए साइड में चला गया, जिसके जाते ही वहां पर 3 शराबी गुंडे अंदर चले आए। वो लोग तेज हंसी और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। जहां उनकी नजर अकेले बैठी बेला पर गई, तब वो लोग उसे देखकर कमेंट करने लगे। एक शराबी ने बेला को देखते हुए कहा, ओह, क्या माल आया है आज ढाबे पर। दूसरे ने साथ देते हुए कहा, भाई, प्लेट में कुछ ना मिले, इस मेम साहब से बात हो जाए तो रात बन जाए। बेला ने उन लोगों की तरफ देखा और उन्हें इग्नोर करना ही सही समझा, जिसे देख शराबी ने वेटर से कहा, बेटा, अगर मैडम का नंबर मिल जाए तो हम वो भी ऑर्डर करना चाहेंगे। बेला को उन लोगों को देखकर अब थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हुआ हादसा उसके जहन से अभी तक बाहर नहीं निकला था। जहां एकाग्र वहां आ गया और उसने एक नज़र उन शराबियों की तरफ देखा और बेला से कहा, मैंने पे कर दिया है, चले। बेला ने अपना सिर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई, जिसे देख एक शराबी ने उठकर खड़े होते हुए उसके पास आते हुए पूछा, अकेली हो या साथ वाला सिर्फ बॉडीगार्ड है। एकाग्र ने उसे शराबी के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, दिक्कत क्या है तुम्हारी। शराबी ने जवाब में कहा, कुछ नहीं, मेम साहब काफी सेक्सी है, इसीलिए बस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एकाग्र ने उसके मुंह पर एक गुस्सा जड़ दिया। ये देखकर बेला की आंखें बड़ी हो गई और उसने कसकर एकाग्र के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, यह तमाशा नहीं। एकाग्र ने बेला की बात सुनकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मेरी बीवी पर कोई इस तरह से कमेंट करे और मैं बस चुपचाप सुनता रहूं। बेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही अपने दोस्त को मार खाता हुआ देख एक शराबी ने अपने जेब से रामपुरी चाकू निकालते हुए कहा, साले, रात को लौंडिया घुमा रहा है और हम लोगों को हीरोपंती दिखाता है। ये कहते हुए वो शराबी उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देख एकाग्र ने बेला को साइड करते हुए कहा, शांति से खड़ी रहो। बेला ने इधर उधर देखते हुए कहा, अबे पागल, उसके पास रामपुरी चाकू है, एक बार में तुझे चीर देगा। एकाग्र ने बेला को घूरते हुए कहा, आपसे सीधा तू पर आ गई, ग्रेट, काफी फास्ट लर्नर हो, नहीं। जिस पर बेला जोर से चिल्लाए, आगे देखो। एकाग्र ने जैसे ही आगे देखा, चाकू की नोक हल्का सा उसके गाल पर पड़ी। ये देखकर बेला ने अपनी आंखों को दोनों हाथों से बंद कर लिया। जहां उसके कानों में किसी चीज के टूटने की आवाज गई, तो बेला ने आंखें खोलते हुए कहा, इसीलिए कहा था, साला टशन मत दिखाओ, देखा निचोड़ दिया नागन्ने की तरह। ये कहते हुए बेला की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने एकाग्र गुस्से से खड़ा उस आदमी को घूर रहा था और उसके गाल से खून निकलते हुए ठुड्डी से टपक रहा था। जहां एक और शराबी ने आते हुए कहा, साले, तेरी आइटम से पहले। एकाग्र ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जुबान संभालो, वरना दांत ढूंढते रह जाओगे अपने साथी की तरह। शराबी ने गुस्से से एकाग्र को मारने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही वहां पर ढाबे का मालिक आ गया और शराबी को दूर करते हुए कहा, अरे छड़ो। शराबी ने उस पंजाबी ढाबे वाले से कहा, अरे काके, अपने कस्टमर नू संभाल। ढाबे के मालिक ने शराबी को पीछे धकेलते हुए कहा, निकलो। जिसके साथ वहां पर काम करने वाले बाकी के कर्मी भी आ गए, जिन्हें देखकर वो शराबी वहां से भाग गए। जिनके जाने के बाद मालिक ने एकाग्र के पास आकर कहा, तुस्सी ठीक हो। ये कहते हुए उनकी नज़र एकाग्र के गाल पर गई, जिसे देख उन्होंने अफसोस के साथ कहा, तुम्हारे गाल पर चोट लगी है, चलो मैं इलाज कर देता हूँ। एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए एकाग्र की नज़र बेला पर गई, जो कि घबराई हुई सी कोने में खड़ी हुई थी, जिसके पास आकर एकाग्र ने कहा, तुम ठीक हो। बेला ने घबराहट से भरी आंखों के साथ एकाग्र को देखा और उसके गाल को छूते हुए कहा, आप ठीक हो। एकाग्र ने बेला के हाथ को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए एकाग्र बेला को देख रहा था, जहां ढाबे के मालिक ने एकाग्र से कहा, अजी, जो भी सियाप्पा हुआ उसके लिए माफ करना। एकाग्र ने मालिक को शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। इतना कहकर एकाग्र बेला के हाथ को पकड़ उसे लेकर ढाबे से गाड़ी की तरफ चला आया। जहां गाड़ी में बैठते हुए बेला ने कहा, लड़ाई करना जरूरी था, इतनी चोट आ गई खामखा। एकाग्र ने आकर गाड़ी में बैठते हुए कहा, बिल्कुल सही, आगे से तुम्हें लेकर कहीं नहीं आऊंगा, ताकि खामखा कोई लड़ाई ही मत हो।
बेला ने एकाग्र को घूर कर देखा और कहा, आपको इतनी चोट क्यों आई? हमारे कारण। एकाग्र ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें कुछ हो उससे पहले यही है कि मुझे कुछ हो जाए, ये बेहतर है, क्योंकि सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा। ये कहते हुए एकाग्र ने गाड़ी स्टार्ट किया। जहां वो मेन रोड पर गाड़ी चलाने लगा, तब गाड़ी की विंडो पर हल्की पानी की बूंदें गिरने लगी। ये देखकर बेला ने कहा, देखा, बेवजह के झगड़े को देखकर भगवान भी रो रहा है। एकाग्र ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, भगवान इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बेला मैडम मुझ पर चिल्ला रही है। बेला ने घूरकर एकाग्र की तरफ देखा और बारिश तेज हो गई। गाड़ी धीरे चलने लगी। कार का वाइपर लगातार चल रहा था। सड़कों पर पानी बह रहे थे। जहां गाड़ी में घनघोर शांति को तोड़ते हुए बेला ने कहा, आपकी चोट? बहुत दर्द हो रहा है। एकाग्र ने तिरछी नजर से बेला को देखा और धीरे से कहा, तमीज से पूछ रही हो, इसलिए जवाब दे रहा हूं। नहीं, बेला ने चिढ़ते हुए कहा, तो अगर मैं पूछती, अब बहुत अच्छा लग रहा होगा ना हीरो बनके, तब? एकाग्र ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तब मैं कहता बेवकूफ़ी का लेवल पहले से बढ़ गया है, सिर्फ तुम्हारे कारण। बेला ने चिढ़ते हुए एकाग्र को देखा और थोड़े आगे जाकर गाड़ी का वाइपर अटक गया, जिस पर एकाग्र ने जल्दी से गाड़ी को साइड में लगाया और चिढ़ते हुए कहा, वाह, अब ये भी जवाब दे रहा है कि खुद ही देख लो, बारिश में। बेला ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या करें, मौसम भी आपकी तरह है, थोड़ा सा मूड अनप्रेडिक्टेबल। एकाग्र ने एक नज़र बेला को देखा और गाड़ी से बाहर जाकर वाइपर को ठीक करने लगा। जिसे बेला गाड़ी के अंदर बैठी दिखती रही, उसकी आंखों में थोड़ी फिक्र थी, क्योंकि एकाग्र पानी से भीग रहा था। जहां वाइपर ठीक करने के बाद एकाग्र गाड़ी में आया, उसके बाल गीले हो चुके थे, शर्ट भीग चुकी थी, जिसे बेला देखने लगी। तब एकाग्र गाड़ी स्टॉप किया और आगे बढ़ा दिया। जिसे देखते हुए बेला ने धीरे से कहा, आपको थोड़ा छाता ले लेना चाहिए था। एकाग्र ने बेला को घूरते हुए कहा, और क्यों, तुम्हें उड़ाने के लिए? बेला ने गुस्से से कहा, हम कोई बारिश में खड़ी रहने वाली देवी नहीं हैं, जिसे आपको छाता उड़ाना पड़े। एकाग्र ने साफ आवाज में कहा, नहीं, तुम वो हो जो किसी की जान लेने वाला सीन देखकर भी बहस करने से बाज नहीं आती। बेला ने घूरकर उसे देखा और खिड़की की ओर मुंह फेरते हुए कहा, किसी ने मुझे बचाया, वो भी दूसरी बार, तो समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। एकाग्र ने बेला की बात सुन कुछ नहीं कहा और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए कहा, अगली बार अगर किसी से टकराना हो तो मेरे पीछे चलना, वैसे भी तुम सिर्फ ताने मारने के लिए बनी हो, लड़ने के लिए नहीं। बेला ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, और आप हीरो बनने के लिए या गुस्से में जान लेने के लिए? एकाग्र में घूरकर बेला को देखा और बारिश बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसने कार की स्पीड थोड़ी कम की और शॉर्टकट लेने के लिए गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में लेकर गया, तो वहां पर भरे कीचड़ में उनकी गाड़ी फंस गई। ये देखकर एकाग्र ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहा, FCK इज दिस, ये तो बिल्कुल गरीबी में आटा गीला हो गया। बेला ने सिर हिलाते हुए कहा, जब आप हो साथ और मुसीबत न आए आसपास, ऐसा हो सकता है। एकाग्र ने बेला की बात सुनकर कहा, अब समझ आ रहा है, तुम्हारी जुबान मेरी गाड़ी से ज्यादा भारी है, इसलिए वो कीचड़ में फंस गई। बेला ने तुनाक कर कहा, अच्छा, तो बैठे रहिए आप, धक्का हम लगाएंगे, दिखाते हैं कितना दम है हम में। एकाग्र ने घूरकर बेला को देखा और दोनों झगड़ते हुए बाहर निकल आए। कार के चारों तरफ पानी कीचड़ भरा हुआ था, जिसे देखते हुए एकाग्र ने मुंह बनाकर कहा, छी, मैं उससे अच्छा दूसरी गाड़ी मंगा लेता हूँ। बेला ने एकाग्र की बात सुन कहा, अच्छा, अब मेहनत की बारी आई तो भी आलसीपन दिखाना है। एकाग्र ने तिरछी नजर से बेला को देखते हुए कहा, वो तो मैं कमरे में दिखाऊंगा कि मैं कितनी अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ। बेला ने एकाग्र की बड़बड़ाहट पर कहा, क्या कहा? एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। अगर किसी आते जाते आदमी ने मुझे ये काम करते हुए देख लिया तो कल हेडलाइन पर ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, वशिष्ठ खानदान का दूसरा बेटा कीचड़ में हुआ गुत्था-गुत्थी एक पागल के साथ। बेला ने गुस्से से एकाग्र को घूरा और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा, मुंह चलाना कम कीजिए और गाड़ी को धक्का दीजिए। ये कहते हुए बेला आगे चली गई। उसने गहरी सांस लिया और गाड़ी को धक्का देने लगी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, बजरंगबली, जय बजरंगबली। चली रे चली, ये घड़ी अपने रास्ते चली। जय बजरंगबली, अलख निरंजन। जिसके एफर्ट्स को देखते हुए एकाग्र ने कहा, हम रास्ते पर पहुंच गए बेला। बेला ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए कहा, सच्ची। तब उसने पाया कि वो लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए थे, जिसे देख बेला ने गुस्से से कहा, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? एकाग्र ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं,
मैं बस तुम्हें सपने से जगा रहा था कि तुम्हारे बजरंगबली के नाम लेने से तुम्हारे अंदर बजरंगबली की शक्ति नहीं आ जाएगी। एकाग्र की बात पर बेला ने गुस्से से उसे देखा और कहा, हम अभी ट्रेलर बुला लेते हैं। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, इडियट, उसे ट्रेलर नहीं कहते, उसे तो ट्रक कहते हैं। आपको समझ आ गया ना, तो आप अंडरस्टूड करो, हमको दिमाग मत दो, चलो धक्का दो। इतना कहकर बेला गाड़ी को धक्का देने लगी, जिस पर एकाग्र ने कहा, बस करो, मैं दूसरी गाड़ी मंगा रहा हूँ। इतना कहकर एकाग्र जाकर गाड़ी में बैठ गया और उसने फोन करके दूसरे गाड़ी को मंगा लिया। जहां गाड़ी मांगने के बाद एकाग्र ने सिर गाड़ी से बाहर निकालते हुए जोर से कहा, बेला, अंदर आओ। बेला ने एकाग्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दुपट्टे को गले में ठीक से लपेटते हुए अपना हाथ फैलाकर पानी में भीगने लगी, जिसे देख एकाग्र ने चिल्लाते हुए कहा, ओ पंचायती औरत, गाड़ी में आ जाओ, नेशनल ज्योग्राफिक की फ्रॉग डॉक्यूमेंट्री लग रही हो। बेला ने गुस्से से एकाग्र को देखा और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पानी का मेन कैरेक्टर बन के रहना है मुझे। एकाग्र में अपनी आंखें घुमाए, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हंसी थी। बेला बीच बीच में पानी में कूद रही थी, लेकिन अचानक वो मूड में आकर उसने अपने ही लिरिक्स में गाते हुए कहा, नहाए हुए हुआ जमाना, अब तो तुझे है कीचड़ में नहलाना, गाड़ी में बैठा तू बना है हीरो, उतर जरा फिर तुझे बनाएंगे जीरो। ये कहते हुए बेला पानी में भीगने लगी, जिसकी बकवास को सुनते हुए एकाग्र गाड़ी से बाहर आया और हल्के गुस्से से कहा, तुम्हें तो मैं सच में रेनी सीजन का आइटम नंबर बना दूंगा एक दिन। बेला ने घूमा की पोज बनाते हुए हाथ हवा में हिलाकर सैल्यूट के साथ कहा, तालिया का शोर हो, ऑडियंस का रोर हो और बीच में गंदे कपड़ों में मैं बेला, द बारिश क्वीन, जिसे बारिश में भीगते हुए एकाग्र से देखने लगा। उसकी शर्ट से पानी टपक रहा था। बेला आंख में आंख डाल के उसे देख रही थी। जहां एकाग्र की परफेक्ट जॉलाइन और उसके गोरी चमड़ी में टपकता पानी को देखकर बेला थोड़ा सा ब्लश करने लगी, जिसे देख एकाग्र ने हल्का फ्लर्टिंग टोन में कहा, इतना ड्रामा कर चुकी हो, अब गाड़ी में आकर मुझे थोड़ा और परेशान नहीं करोगी क्या? बेला ने थोड़े फेक एटीट्यूड में कहा, हमको तो लगा आपको सोलो ट्रिप एंजॉय करना है मिस्टर मेलाकरू। एकाग्र ने बेला के नजदीक आकर कहा, सालों में मजा नहीं आता जब तक तुम जैसी क्रेजी को पैसेंजर ना हो। बेला ने एकाग्र की तरफ देखा और तभी उनकी दूसरी गाड़ी वहां पर आ गई, जिसे एकाग्र ने देखा और बेला के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें सोलो ट्रिप एंजॉय करनी थी ना, चलो मदी रोमांस राइड के लिए रेडी हो जाओ। बेला ने एकाग्र से हाथ छुड़ाते हुए कहा, फिलहाल तो घर जाकर हमको सोना है, तो अपना रोमांस अपने पसंद की लड़की के साथ करना, हमारे साथ ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर बेला गाड़ी की तरफ चली गई, लेकिन कुछ दूरी पर एक गाड़ी में बैठे लोगों ने उनकी तस्वीर खींच ली थी, जिसकी खबर भी उन लोगों को नहीं थी। इसी तरह वो रात दिन में तब्दील हो गई, जहां नोएडा में फेयरवेल पार्टी के बाद सुबह सभी बच्चे क्लास के लिए फिर से कॉलेज आए, जहां सांची इस वक्त अपनी स्कूटी में कॉलेज चली आई। सब कुछ साफ सफाई हो चुका था और उसने अपना हेलमेट डिग्गी में डाला और बुक्स निकालते हुए आगे आई। तब उसकी फ्रेंड निकिता ने उसके पास आकर कहा, यार कल रात क्या हुआ, तूने देखा ना? सांची ने अपने स्कार्फ मोड़कर बैग में डालते हुए कहा, देखा भी और सुना भी। तू तो कुछ कहना नहीं चाहेगी? भाई साहब, राज ठाकरे उस अपरा को डेट कर रहा है। सीरियसली? व्हाट सीरियसली? बाहर में जाए राज ठाकरे, बाहर में जाए उसकी अपरा, मुझे क्या करना उनसे? ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाएगा राज ठाकरे किसको डेट कर रहा था। ये कहते हुए सांची आगे चली गई, जिसके साथ साथ चलते हुए निकिता ने कहा, वैसे बात तो सही कही तुमने, लेकिन। सांची ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट। ये कहते हुए सांची की नज़र यूनिवर्सिटी के मेन आर्ट डिपार्टमेंट में लगे बड़े से टीवी पर गई, जहां एक न्यूज़ बार बार रिपीट करके दिखाई जा रही थी। आज की ताज़ा खबर में हम बताना चाहेंगे हमारे मिस्टीरियस और चार्मिंग सिंगर एकाग्र वशिष्ठ की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में, जहां इंदौर के भारी भरकम बारिश के बीच में हम उन दो लव बर्ड्स को प्यार करते हुए पकड़ा गया। तो देखिए ये फोटो। ये कहते हुए टीवी में एकाग्र की तस्वीर दिखाने लगी, जहां एकाग्र का चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन बेला का चेहरा उसके बाल के कारण ढका हुआ था, जिसे देखते हुए सांची ने धीरे से कहा, अबे मिर्ची लगे तुझे, ये तो बेला जैसी दिख रही है उस झंडू सस्ते टपोरी सिंगर के साथ। इसका दिमाग चंद्रमा की खोज में गया है क्या? अबे साली, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर अब कौन सा नया तूफान आने वाला है बेल की जिंदगी में, जब सभी को पता चलेगा न्यूज़ के बारे में और एकाग्र जब फंसेगा कंट्रोवर्सी में बेल के साथ, तब वशिष्ठ फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए बने रहिए।
कंट्रोवर्सी, सवाल जवाब। अब आगे। सुबह का वक्त, मिथिला यूनिवर्सिटी, नोएडा। सांची की बात को सुनते हुए निकिता ने कहा, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मुझे रुद्र सीनियर से बात करनी है। ये कहते हुए सांची पीछे पलटी तो एकदम से किसी से टकरा गई। सांची ने अपने कदम पीछे लेते हुए सिर उठाकर देखा तो सामने राज ठाकरे खड़ा था, जहां उसने सांची को देखते हुए कहा, सुना था लड़कियां घूरती अच्छा है, लेकिन तुम तो सीधा सीने में छेद करने पर तुली हो। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे और सांची ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम जैसे फूल से बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इतना कहकर सांची वहां से जाने लगी, जिस पर राज ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुमने क्या कहा अभी? तुम्हारे कान में बवासीर हो गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, जाकर इलाज करवाओ डॉक्टर से और हटो मेरे रास्ते से, यूजलेस डॉन्की। इतना कहकर सांची ने राज को साइड से धकेला और तेज कदमों से आगे की तरफ चली गई। राज बेइज्जती का घूंट पीते हुए गुस्से में सांची को जाते हुए देखता रह गया। वहां खड़े तमाम स्टूडेंट राज को देख रहे थे, जिनकी नज़र पर राज ने एम्बारासमेंट में चिल्लाते हुए कहा, मुझे घूर क्या रहे हो, अपना काम करो। जिसके चिल्लाने पर सारे स्टूडेंट अपने अपने काम में लग गए और राज सामने टीवी स्क्रीन को देखने लगा, जहां सांची यहां से वहां रुद्र को ढूंढ रही थी, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं मिला। जब उसने याद करते हुए कहा, ये जिम, वो इस वक्त जिम में होंगे। इतना कहकर सांची भागते हुए यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स जिम की तरफ चली गई। जहां सांची जिम के अंदर पहुंची तो वहां पर लड़के सिर्फ शॉर्ट्स में यहां से वहां घूमते हुए एक्सरसाइज कर रहे थे और वहां पर तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। जहां इतने सारे लड़कों को आधे कपड़े में देखकर सांची को भी थोड़ी शर्म आई और उसने अपनी आंखों में हाथ रखते हुए जोर से कहा, सीनियर रुद्रा। सांची को वहां देखते हुए सारे लड़के उठकर खड़े हो गए और एक लड़के ने म्यूजिक का वॉल्यूम कम करते हुए कहा, ओ लुक, आज हमारे जिम में दर्शन देने कौन आई है? स्टूडेंट काउंसिल की लीडर। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मैडम? ये कहते हुए लड़का सांची के सामने आकर खड़ा हो गया। सांची ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए कहा, देखिए। लड़के ने बीच में फ्लर्ट करते हुए कहा, हम तो देख ही रहे हैं, वो तुम हो जो आंखों पर पर्दा लगाकर खड़ी हो। सांची ने जबरदस्ती की हंसी के साथ कहा, हाँ, वो क्या है ना कि मुझे रुद्र सीनियर से थोड़ा काम था, क्या आप मुझे बताएंगे वो कहाँ है? लड़के ने सांची के हाथ को पकड़ नीचे करते हुए कहा, मुझे देखो और पूछो। सांची ने अपनी पलकों को बंद करे कहा, सर, आपको शर्म नहीं आएगी अगर एक पर आई लड़की आपको इस तरह से देखेगी तो? लड़के ने जवाब में कहा, ये तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है। सांची ने आंखें खोलकर लड़के को देखा और ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे सांच जैसे शरीर के लोग नहीं पसंद, तो फिर आपको देखकर मुझे जरा से भी एक्साइटमेंट नहीं हुई। लड़के ने सांची की बात सुनकर कहा, तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? हाँ, ईशांत शर्मा। जिसके अंदर शर्म बिल्कुल नहीं है, सांची ने सपाट का जवाब दिया। ईशांत ने घूरकर सांची को देखा और रुद्राक्ष ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सांची को देखते हुए पूछा। सांची ने राहत की सांस ली और जल्दी से रुद्राक्ष के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर, मुझे आपसे बात करनी है। वो सारे लड़के लोग एक साथ हूटिंग करने लगे, जिसे सुन रुद्राक्ष ने सांची से हाथ छुड़ाते हुए कहा, जो बात करनी है दूर से करो। सांची ने अपने हाथ को देखा और मन में सोचा, हाथ झटक दिया। चप्पल उड़ा के रुक्का ठोक दूं क्या माथा पे, फिर पूछूंगी लगा क्या? सांची को चुप देखकर रुद्राक्ष ने कहा, अब कुछ कहोगी? सांची एकदम से अपने तंद्रा से बाहर निकली और उसने अपना फोन निकाला और रुद्राक्ष के सामने रखते हुए कहा, आपने आज की न्यूज़ देखी? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, मैं तुम्हारी तरह सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। सांची ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने पूछा नहीं कि आप कौन से स्टूडेंट हो और मेरे सब्जेक्ट को टारगेट करना बंद कीजिए। आई डोंट केयर। मैं अभी भी नहीं भूला कि किस तरह से तुम्हारे डिपार्टमेंट के लड़के और लड़कियां हमारे डिपार्टमेंट की लड़की और लड़के पर कमेंट करते हैं। रुद्राक्ष ने सीधा सा जवाब दिया। सांची का एक पल के लिए मन हुआ कि अपना फोन रुद्राक्ष के सिर पर दे मारे, लेकिन उसने अपने ख्याल को झटक दिया और कहा, अभी हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, जो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं उसको देखो। ये कहते हुए सांची ने अपना फोन रुद्राक्ष के सामने कर दिया। रुद्राक्ष ने फोन की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर गई, उसकी आंखें छोटी हो गई। सांची ने रुद्राक्ष के एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहा, ये लड़की कौन है? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, मेरी नानी की केयरटेकर है, लेकिन ये भाई के साथ क्या कर रही है? सांची ने मन में सोचा, केयरटेकर,
फिर रुद्राक्ष से पूछा, उसका नाम क्या है? रुद्राक्ष ने सांची को घूरते हुए कहा, तुम क्या खुद को बहुत बड़ी सीआईडी समझती हो? यहाँ इंक्वायरी कर रही हो? जाओ यहाँ से और ये लो अपना फोन। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने सांची का फोन उसे वापस कर दिया और अपना जिम बैग उठाकर जिम से बाहर चला गया। सांची ने कंफ्यूजन में जाते हुए रुद्राक्ष को देखा और बाहर जाने लगी, जिस पर ईशांत ने उसके सामने आते हुए कहा, ओह पटाखा, क्या काम था बताती तो जाओ। सांची ने फोन को पॉकेट में रखते हुए कहा, अगर ये पटाखा फूट गई ना, सारा डिस्प्ले उड़ जाएगा तुम्हारे चेहरे का, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर सांची ने ईशांत को साइड धकेल दिया और आगे चली गई। जिसे होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए ईशांत ने जाते हुए देखा तो उसके एक दोस्त ने कहा, मुंह पर बेइज्जती करके गई है और बेशर्म की तरह मुस्कुरा रहा है। तू नहीं समझेगा भिड़ू, जीवन में एक ऐसी पटाखा होना तो हर रोज दिवाली होती है। चल बातें कम कर और जिम पर ध्यान दे। इतना कहकर ईशांत जाकर ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। वही रुद्राक्ष तेज कदमों से जिम से बाहर निकाल सीधा अपनी गाड़ी के पास आ गया तो देखा उसकी गाड़ी से टेक लगाकर अपरा खड़ी उसके आने का इंतजार कर रही थी। जिसे एक नज़र देख रुद्राक्ष ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा। तब अपरा ने जल्दी से उसके सामने आते हुए कहा, सीनियर प्लीज मेरी। रुद्राक्ष ने अपरा की बात को बीच में काटते हुए कहा, देखो बात तो मैं जरूर सुनता, लेकिन मेरे कानों में अब भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की भक्ति संगीत गूंज रही है, उम्मा उम्मा। अपरा का चेहरा शर्म से झुक गया और उसने धीरे से कहा, आई एम रियली सॉरी। रुद्राक्ष ने सार्कास्टिक वे में कहा, आई एम सॉरी बोल के अगर सब ठीक हो जाता तो फिर मैं आई लव यू बोल के तुम्हें रोक लेता ना। अपरा ने रुद्राक्ष को भीगी पलकों से देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे पसंद करते हो। रुद्राक्ष ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता था? चलो अब मुझे भी नहीं पता कि तुम इंसान हो या बस सिचुएशन की ऑपर्ट्यूनिस्ट। अपरा ने रुद्राक्ष के थोड़ा नजदीक आते हुए कहा, सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए। रुद्राक्ष ने कदम पीछे लेते हुए कहा, सॉरी मैं तुम्हारे या तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ऑफ द मोमेंट को लेकर कुछ भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सो प्लीज गेट आउट ऑफ माई वे। इतना कहकर रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहां से चला गया। जिसे अपरा ने जाते हुए गुस्से से देखा और पीछे से राज ने आते हुए कटाक्ष के साथ कहा, ओ नो बेबी, तुम्हारी गली हुई दाल जल गई, आई फील वेरी बैड फॉर यू। अपरा ने गुस्से से राज को घूरते हुए कहा, यू शट अप ब्लडी पिम्प। इतना कहकर अपरा वहां से जाने लगी, जिस पर राज ने उसके बाजू को पकड़ उसे अपने सामने लाकर अपना फोन उसके सामने करते हुए कहा, इधर देखो। अपरा ने फोन की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों के किसिंग सीन की वीडियो फोन में थी। जिसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देख राज ने कहा, कल सिर्फ लिपस्टिक का फ्लेवर टेस्ट करवाया था और मैं तुम्हें अपने बेटर हाफ का स्वाद टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हारे अपार्टमेंट में या मेरे अपार्टमेंट में। अपरा ने गुस्से से राज की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ना मैं धमकी नहीं देता, तो मेरे ऑफर के बारे में सोचकर बताना, वरना ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर धूम मचा देंगी, बिकॉज यू नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया बेबी बी बाय। इतना कहकर राज मुस्कुराते हुए वहां से फिर से अंदर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में बेला इस वक्त बाथरूम में गाना गाते हुए नाच रही थी। आज मौसम बड़ा रंगीन है, बेला ले नहा ले, बेला हो गई तेरी ड्रीम पूरी बेला। ये कहते हुए बेला ने शावर बंद किया और आकर मिरर के सामने खड़े होते हुए कहा, मतलब हमारी जिंदगी बिल्कुल 180 डिग्री के बजाय 360 डिग्री टर्न मारकर आलीशान हो गई है। अगर बुआ होती ना तो जलन के मारे बिल्कुल कोयला बन जाते और हम उसमें काफी बनकर नहीं चाय बनाकर घर वालों को पिलाते। ये कहते हुए बेला बाथरूम से बाहर आ गई और अपने लिए एक सादा सिंपल सा कपड़ा निकालकर तैयार होने लगी। एकाग्र अपने कमरे में बाथरूम से बाहर निकला। उसने कुछ नहीं पहना था और कमरे में आते हुए उसने एयर कंडीशनर चालू किया और जाकर सोफे पर बैठ गया। कॉफी टेबल पर रखे टीवी के रिमोट को उठाते हुए उसने टीवी ऑन किया और सीधा म्यूजिक लगा दिया, जिसमें एक सॉन्ग चल रहा था, भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में भीग लूं। जिस सीन को देखते हुए एकाग्र के सामने एकदम से बेला का चेहरा आ गया और उसके होठों पर हल्की सार्कास्टिक भरी मुस्कान आ गई और तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और क्षितिज ने अंदर आते हुए कहा, एकाग्र। एकाग्र ने सिर घुमाकर क्षितिज की तरफ देखा तो क्षितिज ने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, पहले अपने कपड़े पहनो। एकाग्र ने इत्मीनान से क्लोजेट की तरफ जाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्षितिज ने गुस्से से कहा,
तुम पहले तमीज से रहना सीख लो, ये तुम्हारा कोई होटल नहीं है बल्कि घर है। सो वॉट, खुद का कमरा होने का अपना फायदा है, प्राइवेसी होती है। ये कहते हुए एकाग्र ने एक टी शर्ट निकाल कर पहन लिया, जिसकी तरफ से घुमाकर क्षितिज में देखते हुए गुस्से से कहा, टेल मी वन थिंग, कल रात तुम कहाँ थे? एकाग्र ने नजरें घुमाकर क्षितिज की तरफ देखा और जवाब में कहा, घर में था। क्षितिज ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, सीसीटीवी फुटेज झूठ बोलने लगी है क्या? एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ, मैं कल घर से बाहर था। कहाँ थे और किसके साथ थे? साफ साफ बताओ, क्षितिज ने अपने शब्दों को जोर देते हुए कहा। एकाग्र ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, अपनी लाइफ की शेड्यूल में आपको क्यों बताऊं? क्षितिज ने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर एकाग्र के मुंह पर फेंकते हुए कहा, 1 महीने पहले फंसे एक कंट्रोवर्सी से तुम्हारा मन नहीं भरा, जो एक और कंट्रोवर्सी अपने सिर पर लगा रहे हो। एकाग्र ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जहां उसके कानों में जब क्षितिज की बातें गई, तब उसने आंखें खोल सिर झुकाकर नीचे देखा तो पाया कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स वहां पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देखते हुए एकाग्र ने ठंडी लहजे में कहा, ये सब क्या है? वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब है क्या? एकाग्र ने नीचे झुककर एक पेपर को उठाया और पढ़ते हुए कहा, एकाग्र वशिष्ठ की सीक्रेट महबूबा के साथ उन्हें रोमांस करता हुआ पकड़ा गया और ये रहे उनकी कुछ तस्वीरें, जिसके बाद में उन लोगों की तस्वीर नीचे में लगी हुई थी, जिसे देखते हुए एकाग्र ने हल्की खफकी के साथ कहा, एक पूरे न्यूज़पेपर पर छपना चाहिए था, एक कोने में छापकर आखिर ये जताना क्या चाहते हैं? क्षितिज ने एकाग्र की लापरवाही को सुनकर कहा, एकाग्र ने क्षितिज को देखते हुए कहा, ये मेरा अपना प्रॉब्लम है, मैं निपट लूंगा। एस्टरिस्क। क्षितिज ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, सुप्रीम लीडर भी, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। जब तक सारी सिचुएशन अंडर का कंट्रोल ना हो जाए, तुम सिक्किम जा रहे हो। एकाग्र ने क्षितिज की बात सुनकर आंखें छोटी करते हुए कहा, कहाँ? सिक्किम? लेकिन क्यों? क्षितिज ने जवाब में कहा, तुम यहाँ की प्रॉब्लम को देख रहे हो, थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया और दूसरे लोगों की भीड़ लग जाएगी। एकाग्र ने क्षितिज की बात सुन कहा, मैंने दिक्कतों से लड़ना सीखा है, उन्हें पीठ दिखाकर भागना नहीं। बहुत अच्छे, नानू ने तुम्हें ये सारे ज्ञान देकर बिल्कुल भी सही नहीं किया, वो ऊपर बैठकर तुम्हें गालियां दे रहे होंगे, क्षितिज ने हल्के अफसोस के साथ कहा। एकाग्र ने क्षितिज की बात सुनकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे हर वक्त गाली देने वाली मेरी जिंदगी में आ चुकी है। क्षितिज ने आंखें छोटी करते हुए कहा, इस घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है, सबकी अरेंज मैरिज होती है, समझे? एकाग्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छी बात है, तो अब हम चले। ये कहते हुए उसने सामने की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर क्षितिज ने उसे रोकते हुए कहा, वक्त है, रुक जाओ, दादी जी बहुत गुस्सा है। एकाग्र में क्षितिज की बात पर ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकलकर नीचे की तरफ चला आया, जहां लिविंग हॉल में बार बार रीटेक लगाकर उनके तस्वीर को दिखाया जा रहा था, जिसे काफी देर तक देखने के बाद एकाग्र बोर हो गया और उसने रिमोट उठाकर न्यूज चैनल को बंद करते हुए कहा, बस कीजिए। दादी जी ने एकाग्र की तरफ देखते हुए कहा, अब बस यही बाकी रह गया था नहीं? प्रतिभा ने दादी जी के गुस्से पर कहा, माँ। दादी जी ने बीच में हाथ दिखाकर प्रतिभा को चुप करवा दिया और एकाग्र की तरफ आते हुए कहा, सच सच बताओ, ये लड़की बेला है ना? क्या कर रहे थे तुम दोनों रात को, उस वक्त, ऐसी जगह में और इस हालत में? दिव्यानी ने दादी जी की बात सुनते हुए कहा, मॉम, चलिए मैं मान भी लूं कि बेला एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी कोई ना कोई हरकत सामने आ ही जा रही है, तो कैसे यकीन करे कि वो अच्छी है या बुरी? एकाग्र ने दिव्यानी की बात सुनकर कहा, बुआ, अगर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और कोई मदद ना मिले, तो अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए बारिश में भी खड़ा होना किसी के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो जाकर ड्राइवर से पूछ लो, गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। दादी जी ने एकाग्र की बात सुनकर कहा, चलो ठीक है, तुम हमारा मुंह तो बंद करवा दोगे सफाई देकर, और मीडिया वालों का क्या? उस लड़की का क्या, जो जब से यहाँ आई है सिर्फ बदनामी पर बदनामी, मुसीबत पर मुसीबत खड़ी किए जा रही है। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर किस तरह से एकाग्र बेला को प्रोटेक्ट करेगा और सांची क्या पहुंच जाएगी बेला के पास? क्या रुद्राक्ष को पता चल जाएगा बेला और सांची के रिलेशन के बारे में? जानने के लिए बने बेला को पड़ी थप्पड़, बेला एकाग्र हुए सिक्किम के लिए रवाना। अब आगे, सुबह का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। दादी जी की बातों को सुनते हुए एकाग्र ने उनकी तरफ देखा और कहा, दादी,
अगर बेला की कोई गलती है ही नहीं तो उसे इस तरह से किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहरना भी सही नहीं है। दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा तो अभी जो मीडिया में। एकाग्र ने दादी जी की बात को बीच में काटते हुए कहा, दादी, मीडिया का काम ही है छोटी सी बात को बड़ा करना। दादी जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो। एकाग्र ने जवाब में कहा, जो लोग गलत नहीं होते वो मुंह छुपाकर नहीं भागते। नानी जी ने एकाग्र से पूछा, टूटू, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम दोनों रात को उस वक्त वहां क्या कर रहे थे। एकाग्र ने सभी के सवालों से तंग आकर कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैं उस बेवकूफ को अपने साथ दिन के लिए ढाबा लेकर गया था। देवयानी ने एकाग्र की बात सुन कहा, हमें तो कभी एक आइसक्रीम भी खरीद कर नहीं खिलाया, उसे ढाबा लेकर गए थे। एकाग्र ने तिरछी नजर से देवयानी की तरफ देखा और दादी जी के पास आकर कहा, दादी, मानता हूं कि आपको हमेशा मुझसे शिकायतें होती है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। दादी जी ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा, मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे उपकार हम पर पहले भी कर चुके हो। एकाग्र ने चिढ़ते हुए दादी जी की तरफ देखा और देवयानी ने जाकर मजे के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा, वैसे वो बड़बोली है कहाँ। अभी दिव्यानी बेला के बारे में पूछ ही रही थी कि उन सभी के कानों में बेला के गाने की आवाज गई, आ देखी जरा तुझ में कितना है दम, जम के रखना कदम टूटू के सामने भैया, जिसके गाने को सुनते हुए सभी की गर्दन सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई और दादी जी का चेहरा गुस्से से और ज्यादा भर गया। एकाग्र ने दादी जी के एक्सप्रेशंस की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ आते हुए कहा, ओह मोतीचूर के लड्डू, चुप रहो, ढूलते हुए कहाँ जा रही हो। बेला ने रुककर एकाग्र की तरफ देखा और कहा, अरे हमको ना कल रात की फाइटिंग सीन याद आ गई, इसलिए। फाइटिंग सीन, पीछे से दादी जी की कड़कती आवाज आई, जिसे सुनकर एकाग्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और खोलकर चिढ़ भरी आंखों से बेला की तरफ देखा और बेला ने दादी जी की आवाज पर सीढ़ियों से नीचे उतर उनके सामने आते हुए कहा, अरे दादी जी, आपको नहीं पता कल रात क्या हुआ ना कि 3 शराबी ढाबे में हमको छेड़ रहे थे और सर ने उनको ऐसा झापड़, जिसकी बात पूरी होने से पहले ही दादी जी ने एक तमाचा बेला के गाल पर रसीद दिया। ये इतने अचानक हुआ था कि किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। बेला खुद भी शौक में दादी जी को देखने लगी, उसके हाथ खुद ब खुद उसके गाल पर आ गए, जिसे देखते हुए एकाग्र ने तेजी से आगे जाकर बेला को पीछे करते हुए कहा, दादी। दादी जी ने अपनी दहकती हुए आंखों से बेला को देखते हुए कहा, अभी इसी वक्त मीडिया के सामने जाकर बताओ कि तुम्हारा और एकाग्र का कोई रिश्ता नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेला ने दादी जी की बात पर आंखों में नमी लिए कहा, हमने क्या किया। एकाग्र ने बेला के और कुछ सवाल करने से पहले दादी जी से कहा, बेला से माफी मांगिए। क्या? सभी लोग दंग रह गए। एकाग्र ने सभी के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए दादी जी से कहा, दादी, आपने बेवजह बेला पर हाथ उठाया है, आप उससे माफी मांगे राइट नाउ। आई डोंट केयर, मैं इस लड़की से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी, दादी जी ने साफ लहजे में कहा। जिनकी बात पर एकाग्र ने दादी जी के हाथ को पकड़ा और अपने गाल को थप्पड़ मारते हुए कहा, तो मुझे भी मारिए, एक नहीं 1000 थप्पड़ मारिए, क्योंकि उसने नहीं कहा था, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे डिनर करवाने ले चलता हूँ। ये कहते हुए एकाग्र लगातार दादी जी के हाथ से अपने गाल को मारने लगा, जिस पर दादी जी ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। एकाग्र ने दादी जी के हाथ को नहीं छोड़ा और उन्हें बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेला से माफी मांगिए दादी। दादी जी ने अपने हाथ को झटके से पीछे खींचते हुए क्षितिज से कहा, हमारी पीआर टीम से कहो पता लगाएं आखिर किसने वो फोटो वायरल किया है। क्षितिज ने दादी जी की बात सुन अपना सिर हिलाया और बेला की तरफ देखा जो कि सुबकते हुए खड़ी हुई थी। कुछ देर पहले जो उसके होठों पर गहरी मुस्कान थी, अब वो पूरी तरह से उदासी में तब्दील हो गई थी। जिस पर एकाग्र ने दादी जी से फिर कहा, दादी। दादी जी एकाग्र की बात को इग्नोर करते हुए वहां से आगे की तरफ चली गई। जिनके जाने के बाद बेला सिसकते हुए वहीं पर खड़ी रही। तब आनंद जी ने एकाग्र से कहा, जब तक ये मामला कंट्रोल में नहीं हो जाता तुम बेला को लेकर सिक्किम जाओ। दादी जी ने रुककर चिल्लाते हुए कहा, और सब लोगों को दिखाओ कि देखो किस तरह से ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। आनंद जी ने दादी जी की बात सुनकर कहा, मॉम, हम ये साबित कर सकते हैं कि बेला उस वक्त यहाँ थी ही नहीं और एकाग्र भी अपने नाना जी के घर गया था,
इसलिए इन दोनों का चले जाना ही बेहतर। दादी जी ने आनंद जी की बात पर उनकी तरफ देखा और जाते हुए कहा, इतना कुछ तो कर चुके हो, अब एक और नया तमाशा भी खड़ा कर लो। ये कहते हुए दादी जी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। जिनके जाने के बाद एकाग्र ने बेला की तरफ देखा और प्रतिभा ने कहा, एकाग्र प्लीज। एकाग्र ने अपना सिर हिला दिया और बेला के हथेली को अपनी हथेली में भरते हुए पैलेस के और अंदर की तरफ चला गया। बेला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जहां उन दोनों को जाता हुआ देख दिव्यानी ने आनंद जी से कहा, भैया, आपको नहीं लगता कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की को इस तरह से किसी अकेले जैक में नहीं जाने देना चाहिए? आफ्टर ऑल बात खानदान की है। आनंद जी ने दिव्यानी की बात सुनकर कहा, दिव्या, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो उन लड़कों में से नहीं है, उसे वह सब चीजें पसंद नहीं है। प्रतिभा ने आनंद जी का साथ देते हुए दिव्यानी से कहा, बिल्कुल सही, एकाग्र वही करेगा जो हम कहेंगे, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए। देवयानी ने आंखें रोल करते हुए धीरे से कहा, ये तो चिड़िया खेत चूक जाने के बाद पता चलेगा। इतना कहकर देवयानी दादी जी के पीछे चली गई। वही एकाग्र बेला को लेकर पैलेस के बैक साइड में पहुंचा, जहां बेला इन कुछ हफ्तों में अभी तक नहीं आई थी। एकाग्र को देखते ही एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला और वो लोग एक हेलीपैड के अंदर चले आए। अंदर एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जेट खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए बेला की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने एकाग्र से हाथ छुड़ाते हुए कहा, हमको कहीं नहीं जाना। एकाग्र ने बेला को घूरते हुए कहा, बेला, अभी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, लोगों को सफाई देना बहुत मुश्किल है। बेला ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, हम सफाई नहीं देंगे, हम सीधा सीधा बता देंगे कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप बस इंसानियत के नाते हमको खाना खिलाने लेकर गए थे। अभी के टाइम पर कोई इंसान किसी के ऊपर इंसानियत नहीं दिखाता, जो वो रात के 1 बजे किसी को खाना खिलाने, वो भी एक अकेली लड़की को, ढाबा लेकर जाए। एकाग्र ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, जिसे सुन बेला ने आंखों में नमी लिए एकाग्र को देखते हुए कहा, मतलब हम गलत सोच रहे थे, आप हमको इसी तरह के इंटेंशन से लेकर खाना खिलाने गए थे ताकि आपको हमारे साथ अकेले। एकाग्र ने बेला की बात को बीच में काटते हुए कहा, अपना मुंह बंद करके रखो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या कहा तुमने? ये सब मैंने करवाया है क्योंकि मैं अकेले में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये कहते हुए एकाग्र का चेहरा गुस्से से भर गया, जिसे देखकर बेला ने बिना डरे कहा, और नहीं तो क्या, दादी जी ने बिना मतलब के हमको थप्पड़ क्यों मारा? एकाग्र ने बेला के बाजू को कसकर पकड़ और उसे जबरदस्ती जेट की तरफ ले जाते हुए कहा, चलो अंदर, फिर तुम्हें सब इत्मीनान से बताता हूँ। ये कहते हुए एकाग्र ने बेला को अंदर की तरफ धकेल दिया और खुद भी अंदर चला आया। दरवाजा बंद हुआ, जहां उस बंद जगह को देखते हुए बेला का शरीर घबराहट और डर से कांपने लगा, जिसे देखते हुए एकाग्र ने टैब उठाया और बेला के सामने रखते हुए कहा, देखो। बेला ने एक नज़र एकाग्र को देखा और टैब को देखते हुए कहा, इतना बड़ा फोन? एकाग्र ने हल्का चिढ़ते हुए कहा, ये फोन नहीं है, ये टैब है और जो कहा वो करो, बकवास मत करो। बेला ने उसके हाथ से टैब ले लिया और जब उसकी नज़र फोटो पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या है? हम तो सिर्फ आपके साथ खाने की गलती किए और अब लग रहा है जैसे हम दोनों ने 7 फेरे भी ले लिए हों जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा चल रही है। ये कहते हुए उसने फोटो को जूम किया और कहा, और ये ऊपर में क्या लिखा है? मिस्ट्री गर्ल इन सुपरस्टार एस लाइफ। मिस्ट्री तुम्हारे चाचा की होगी, हम तो खुद को रोज शीशे में देखते हैं। ये कहते हुए उसने टैब को नीचे गुस्से में रखते हुए कहा, आपसे तो बात भी नहीं करना चाहते थे हम, और अब लोग बोलेंगे। नजरें मिली और दिल मिल गया। दिल नहीं, दिमाग फिर गया है इन सब का। एकाग्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही समझता हूँ कि पक्का इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बेला ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, अब आपको नहीं लगता कि आपको अपने कंपनी को कहकर इस फोटो को हटवा देना चाहिए, या फिर आप अपने किसी नए गाने या फिर मूवी के लिए पब्लिसिटी चाहते हैं? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अगर मुझे अपनी मूवी फेमस करनी होगी ना, तो मैं एक्ट्रेस के साथ अफेयर चलाऊंगा, तुम्हारे जैसी सी क्लास लड़की से नहीं। बेला ने उठकर खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल सही, और ये बात मत भूल जाना, इसी सी क्लास लड़की के हाथों आपके गालों पर पापा बन चुका है। एकाग्र ने हल्का बेला के करीब आकर कहा, और तुम भी यह मत भूलना कि इसी पापड़ गल वाले लड़के की तुम दुल्हन बन चुकी हो। बेला ने घूरते हुए एकाग्र की आंखों में देखा, दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। जब एकदम से जेट स्टार्ट हुआ तो बेला ने घबराहट में एकाग्र के दोनों कंधे को पकड़ लिया। एकाग्र ने बेला के कमर पर हाथ रखा तो बेला ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कर रहे हो?
एकाग्र ने हल्की शरारत में बेला को अपने नजदीक लाकर कहा, तुम कंधा पकड़ रही हो तो मैं कमर पकड़ रहा हूँ, अच्छी मोमेंट है ना। ये कहते हुए एकाग्र हल्का सा बेला के करीब आया तो बेला ने एकाग्र को धकेल दिया, जिससे एकाग्र सीधा सोफे पर जा गिरा। जिसे देखते हुए एकाग्र थोड़ा हैरान हुआ, उसके सामने खड़ी लड़की हमेशा उसे रिजेक्ट कर देती थी, क्या वो भूल जाती थी कि उसके सामने कौन बैठा है, वो उसका पति था। हक था उसका कि वो कुछ भी उसके साथ कर सकता था, लेकिन उसके सामने खड़ी वो गुस्से से लाल चेहरा लिए लड़की उसकी कोई वैल्यू हुई नहीं करती थी। बेला ने उसे गुस्से के साथ एकाग्र को देखा और जाकर दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, अगर हमको उल्टी होगी तो हम तुम्हारे ऊपर कर देंगे, साफ भी तुमको ही करना पड़ेगा, हम बेहोश हो जाते हैं काहे कि हमको चक्कर आने लगता है। ये कहते हुए बेला ने बड़ी बड़ी सांस लेना शुरू कर दिया, जिसे एक नज़र देखने के बाद एकाग्र ने कहा, वहां जाकर कोई भी बेहूदगी भरी हरकत मत करना। बेला ने आंखें छोटी करते हुए कहा, सारी बेहूदगी हम ही करते हैं, नहीं तुम बहुत शरीफ दर हो, तुम्हें कोई शक है क्या? एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। बेला ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे हम तो भूल ही गए थे, शरीफ घर के लड़के ही दूसरे घर की लड़की की इज्जत पर उंगली उठाते हैं। एकाग्र ने कुछ देर बेला को घूरा और इग्नोर करते हुए अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा। बेला ने एकाग्र के फोन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए मन ही मन सोचा, सारी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पर वायरल है, मतलब सांची, हाँ सांची देख रही होगी। ये सोचते हुए बेला की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से एकाग्र के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, हमको आपका फोन चाहिए। एकाग्र ने नजर उठाकर बेला को देखते हुए पूछा, क्यों? बेला ने जवाब में कहा, हमारी बहन सांची को भी पता चल गया होगा कि हम आपके साथ हैं, इसलिए हम उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? बेला ने दांत पीसते हुए कहा, आप हमको फोन दे रहे हो या फिर आप चाहते हो कि सांची आपके घर आ जाए, और अगर वो आपके घर आ गई तो कसम से हमारा डोली तो हमारे घर से नहीं निकला, लेकिन आपकी अर्थी आपके घर से जरूर निकल जाएगी और तुम मेरी विधवा बनाकर रोते हुए पीछे घूमोगी। एकाग्र ने भी बेला की टोन में कहा। बेला ने आंखें छोटी करते हुए एकाग्र की तरफ देखा और फिर से कहा, हमको फोन चाहिए, हम सांची को कॉल करेंगे। एकाग्र ने फोन बेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो। बेला ने एकाग्र के हाथ से जल्दी से फोन लिया और आंखें ऊपर करते हुए कुछ सोचने लगी। जिसे देखते हुए एकाग्र ने भी जेट की छत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बहन का नंबर वहां लिखा है क्या? बेला ने नंबर टाइप किया और कॉल लगाते हुए कहा, हमारे सोचने का तरीका है, आप जैसे ज्ञानी लोगों को नहीं पता। एकाग्र ने अपनी आंखें रोल कर ली और बेला के कॉल पर दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हुआ। हेलो। बेला की आंखों में नमी तैर गई, जिसे देख एकाग्र ने मुंह बना लिया और दूसरी तरफ से सांची ने फिर से कहा, कौन है यार, गंजा फूंक के कॉल कर रहा है क्या, भूल गया? बेला ने धीरे से रुवासी आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया, जिसके सन्नाटे पर बेला ने फिर से कहा, हेलो सांची, हम बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से सांची ने चिल्लाते हुए कहा, तू जिंदा है और कॉल भी कर रही है, मतलब मुझे तेरी फोटो इंस्टाग्राम में डालने की जरूरत नहीं है कि मेरी पागल बहन अगर कहीं दिखे तो मुझसे संपर्क करें। बेला में सांची की बात पर सिसकती हुए कहा, नहीं तुमको जरूरत नहीं है, हमने खुद कॉल कर दिया। सांची ने दूसरी तरफ से कहा, ये किसका नंबर है, तू कहाँ है अभी? हम अभी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बेला ने जवाब दिया। सांची ने दूसरी तरफ से कहा, तू तो उस एकाग्र वशिष्ठ के साथ है ना, क्या उसने तुझे घर से निकाल दिया? तू कहाँ जा रही है? तेरा अपहरण तो नहीं हो गया ना? तू किसी ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार तो नहीं हो गई ना? बेला ने एक नज़र एकाग्र की तरफ देखा और जवाब में कहा, मुझको नहीं पता, मैं अभी भी वही उन्हीं के साथ हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं, शिकागो। हाँ शिकागो जा रहे हैं। सांची ने दूसरी तरफ से कहा, उसको बोल तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे चुपचाप नोएडा छोड़ दे। बेला ने सांची की बात पर कहा, हमको पता था अगर हम तुमको फोन करेंगे तो तुम यही कहोगी और हम चाहते भी है तुम्हारे पास आना। ये कहते हुए बेला ने एकाग्र से कहा, हमको नहीं जाना शिकागो, हमको नोएडा छोड़ दो। एकाग्र ने बेला के हाथ से फोन छीन लिया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से सांची ने थोड़ा डरते डरते कहा, हेलो। एकाग्र ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बहन के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ एंड आई होप यू वोंट डिस्टर्ब अस, चलो रखता हूँ, वो ठीक है। इतना कहकर एकाग्र ने कॉल कट कर दिया। ये देखकर बेला एकाग्र पर चिल्लाई,
हमको नहीं जाना किसी शहद चंद्रमा में, हमको नोएडा जाना है। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या सांची सच में आ जाएगी बेल को लेने के लिए इंदौर, और कैसा होगा एकाग्रा और बेला का सिक्किम जाने के लिए सफर? क्या वहां पर कुछ होगा ऐसा जो बेल और एकाग्र के बीच में बढ़ रही नजदीकियों को दूर कर देगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा। बेला से माफी मांगनी होगी, सिक्किम पहुंचे। अब आगे, दोपहर का वक्त, इन जेट। बेला की बात सुन एकाग्र का दिमाग घूम गया और उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बेला ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, वही जो सुना, हमको आपके साथ कहीं नहीं जाना है। बेला, तुम्हें लगता है कि मैं मरा जा रहा हूं तुम्हारे साथ कहीं अकेले जाने के लिए? एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। बेला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, और नहीं तो क्या, वरना घर में कह सकते थे ना कि आपको हमारे साथ कहीं नहीं जाना। काहे कुछ नहीं कहा, काहे मुंह बंद करके खड़े रहे? जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी इंटरप्शन। मुझे तुम्हारी तरह बकवास करना पसंद नहीं है, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, और फिलहाल हम दोनों का यहाँ से दूर रहना बेहतर है, सो जस्ट शट अप। हम काहे चुप रहें? हम कह रहे हैं ना आपसे, हमको आपके साथ कहीं नहीं जाना है। ये कहते हुए बेला आगे की तरफ जाने लगी, जिसे देख एकाग्र सोफे से उठा और बेला के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, आई डोंट केयर कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन हमारा रास्ता छोड़िए, बेला ने चिल्लाते हुए कहा। एकाग्र का चेहरा इरिटेशन के कारण चिड़चिड़ाहट में भर गया। अब उसे गुस्सा आ रहा था, जिस गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने शांति से कहा, बेला लिसन टू मी, हम वहाँ सिर्फ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद हम वापस चले आएंगे। बेला ने एकाग्र को कुछ पल देखने के बाद कहा, ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा? एकाग्र ने बेला की बात सुन पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वादा, वादा चाहिए हमको, बेला ने सीधा सा जवाब दिया। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, किस तरह का वादा? बेला ने जवाब में कहा, वादा कीजिए, आप हमारे भैया से माफी मांगेंगे। इन योर ड्रीम्स, मैं माफी नहीं मांगूंगा, एकाग्र ने चेहरा फेरते हुए कहा। बेला ने बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए एकाग्र के सामने आकर कहा, तो सुन लीजिए, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, पीछे प्राइवेट रूम है, वहां जाकर सो जाओ। इतना कहकर एकाग्र जाकर सोफे पर बैठा, जिसे कुछ देर तक घूरने के बाद बेला पीछे की तरफ चली गई। तकरीबन 5 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद दोनों सिक्किम पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एकाग्र ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और उसके पीछे बेला भी बाहर निकली। उन लोगों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की और गाड़ी में बैठकर चुपचाप एकाग्र के नाना जी के घर के लिए निकल गए। बेला बड़ी बड़ी आंखों से उस जगह को देख रही थी। उसके लिए वो जगह बिल्कुल ख्वाब की तरह था, जहां आने के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके चेहरे के रिएक्शन आते जाते सारे दृश्य को देखते हुए कभी और ज्यादा सरप्राइजिंग हो जाते तो कभी उसकी आंखें चमकने लगती, जिसके बगल में शांति से बैठा एकाग्र सब कुछ देख रहा था। जहां शाम तक वो दोनों एक लंबी लॉन्ग ड्राइव के बाद उनकी गाड़ी एक लकड़ी के मजबूत दरवाजे के सामने रुकी। वॉचमैन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो उनकी गाड़ी अंदर की तरफ चली आई। हर तरफ सफेद कागज के फूल लगे हुए थे, दीवालों पर भी उस फूल की लताएं फैली हुई थी। वो घर सच में एक सपनों का घर था, जहां घर से कुछ दूरी पर गाड़ी रुकी और एकाग्र ने दरवाजा खोलते हुए कहा, चलो, हम पहुंच गए। बेला एकाग्र की बात सुन अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी से उतर गई और सिर घुमा घुमा कर पूरे जगह को देखने लगी। एकाग्र ने बेला के चेहरे की हैरानी को देखते हुए कहा, अंदर चले। बेला ने अपना सिर हिलाया और वो लोग उस घर के अंदर चले आए। घर के अंदर एक बड़ा सा आंगन था और चारों तरफ गार्डनिंग की गई थी और कुछ पिंजरों में पंछियों को रखा गया था और कई सारी तितलियां वहां उड़ रही थी, जिन्हें देखते हुए बेला के चेहरे पर एक सुकून से भरी मुस्कान आ गई। ये देखते हुए एकाग्र ने कहा, तुम लास्ट वाले कमरे को छोड़कर कोई भी कमरा अपने लिए चुन सकती हो। रात होने वाली है तो जाकर फ्रेश हो जाओ। बेला ने एकाग्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे की तरफ चली गई। जिसके जाते ही एकाग्र का फोन बजाने लगा। जहां एकाग्र ने अपने फोन को देखा तो उसके फोन पर रुद्राक्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। एकाग्र ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, दूसरी तरफ से रुद्राक्ष ने पूछा, वहां पर सब ठीक है ना? ये न्यूज में क्या बता रहे हैं? एकाग्र ने जवाब में कहा, तुम जिस रात गए उसके सेकंड डे वो आए, तमाशा हुआ था तो बेला ने खाना नहीं खाया था और मैं उसे डिनर करवाने के लिए लेकर गया था और किसी ने ये फोटो इंटेंशनली क्लिक किए हैं, वो भी गलत एंगल से। वॉट, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे अभी तक बताया भी नहीं? रुद्राक्ष ने चीखाते हुए कहा।
एकाग्र ने कान से फोन हल्का सा हटाया, फिर रुद्राक्ष के शांत हो जाने के बाद कहा, अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सो डोंट वरी। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात पर कुछ पल चुप्पी साधी, फिर पूछा, ठीक है, बेला कैसी है? एकाग्र ने अपनी आंखों को सिकुड़ लिया और अपने आईब्रो को हल्का सा खुजलाने के बाद कहा, वो बिल्कुल ठीक है, यू डोंट वरी। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात सुन कहा, ओके, क्या आप मेरी उससे बात करवाओगे? नहीं, वो अभी आराम कर रही है, इसलिए तुम यहाँ की बातों को याद मत करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। इतना कहकर एकाग्र ने कॉल कट किया और अपने फोन को देखते हुए कहा, लाइक सीरियसली, हर किसी को मेरी चीजें क्यों पसंद आती है? ये कहते हुए एकाग्र ने चिढ़कर अपने फोन की तरफ देखा और अपने कमरे में चला आया। जैसे ही एकाग्र कमरे के अंदर आया, वहां उसके बिस्तर के बगल में रखे एक 8 साल के बच्चे और उसके साथ में करीब 60 साल के आदमी की तस्वीर को देखते हुए एकाग्र की आंखें नर्म हो गई। अभी भी हैंडसम लगते हैं नानू, ये कहते हुए एकाग्र ने तस्वीर को उठाकर साफ किया। एकाग्र के नाना जी की तस्वीर पर वो मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने एकाग्र को अपनी गोद में उठा रखा था, जहां एकाग्र अपने हाथों में वायलिन को पकड़े हंस रहा था। एकाग्र नानाजी की तस्वीर को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और तभी उसे बेला के चीखने की आवाज सुनाई दी। एकाग्र के चेहरे के रंग उड़ गए और उसने जल्दी से तस्वीर को बिस्तर पर रखा और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकला और चिल्लाया, बेला, क्या हुआ तुम्हें? बेला अभी भी लगातार चीख रही थी, उसके चिल्लाहट में डर साफ झलक रहा था। जहां एकाग्र ने इधर उधर देखते हुए फिर से चिल्ला कर कहा, बेला, तुम हो कहाँ? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखते हुए एकाग्र ने जैसे ही नीचे एक कमरे का दरवाजा खोला, बेला उछलते हुए एकाग्र के ऊपर चढ़ गई, जिसकी हरकत को देख एकाग्र ने उसे कमर से पकड़ लिया। बेला ने डर के मारे उसके कंधे को काफी मजबूती से पकड़ा था और अपना चेहरा उसके कंधे पर उसने छुपा रखा था, जहां बेला के स्पर्श के कारण एकाग्र की दाएं आंख फड़कने लगी और उसका पूरा शरीर कपकपाने लगा। बेला ने एकाग्र पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की, जिस पर एकाग्र ने अपने दांत को किटकिटते हुए कहा, मुझ में समाना चाहती हो? क्या हुआ क्या है? एकाग्र की गहरी आवाज को अपने इतने नजदीक सुनकर बेला ने हैरानी से एकाग्र की तरफ सिर घुमा कर देखा, तो उसकी और एकाग्र की नजरें आपस में मिली। एकाग्र के बेदाग चेहरे को अपने इतने नजदीक देख बेला की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। जहां बेला की उन बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए एकाग्र ने कहा, ऐसी कौन से बिच्छू ने तुम्हें डंक मार दिया, जो इतना फड़फड़ा रही हो? बेला ने एकाग्र की बात सुन अपने दांत पीसते हुए कहा, अंदर खटमल है, तुम्हारे दिमाग में मैल हो गया है, ये घर हमेशा साफ रहता है और तुम इस तरह की बकवास कर रही हो, एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बेला ने एकाग्र को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, आप हमको पहले नीचे उतारो, फिर हम आपको दिखाते हैं। एकाग्र ने धीरे से बेला को नीचे उतार दिया और 2 कदम पीछे होते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। बेला ने आंखें सिकुड़ते हुए एकाग्र की तरफ देखा और कहा, काहे? हमको तो किसी बिच्छू ने डंक नहीं मारा, तो अब आप काहे डर रहे हो? मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बस घिन आती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर एकाग्र वहां से जाने लगा। जिसे देख बेला ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप उस खटमल को ढूंढोगे और मारोगे। एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर इस कमरे में ये दिक्कत है तो तुम कोई दूसरा कमरा देख लो। बेला ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, नीचे में तो सिर्फ 3 ही कमरे हैं, जिनमें से एक गंदा है और रात हो गई है और हम ऊपर नहीं जाएंगे। एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, फाइन, चलो मेरे कमरे में सो जाना। बेला बड़ी बड़ी आंखों से एकाग्र को देखने लगी, जिसकी नजर पर एकाग्र ने कहा, क्या हुआ? बेला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हम आपके कमरे में। एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भाई, हम आपके कमरे में सोएंगे तो आप इस तरह से गलियारे में तो नहीं सो सकते ना, बेला ने जवाब में कहा। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ओह, बेलगाम चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जरा सोच पर ब्रेक लगाओ, मेरे कहने का मतलब था हम दोनों मेरे कमरे में सोएंगे। बेला ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम आपके साथ एक ही कमरे में सोएंगे? एकाग्र ने वहां से जाते हुए कहा, तो तुम अपने लिए ठिकाना खुद देख लो। बेला ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, हम सब समझ रहे हैं, हमको यहाँ बचाने के लिए नहीं बल्कि आपके हाथों जान लेने के लिए भेजा गया है। एकाग्र ने पलटकर बेला को देखा और कहा, तुम काफी जल्दी समझ गई, अच्छी बात है। इतना कहकर एकाग्र ने चेहरा सीधा घूम लिया और होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए आगे चला गया। जिसे जाता हुआ देखकर बेला में खुद से कहा,
हम यकीन के साथ कह सकते हैं, जानबूझकर हमको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कहते हुए बेला ने मुंह बना लिया और चुपचाप एकाग्र के पीछे कमरे में आई, तो कमरे को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। कमरा बिल्कुल सादगी से भरा हुआ था। बीच में एक बड़ा सा रॉयल किंग साइज बेड लगा हुआ था, जिसमें सिंपल गद्दा और एक सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। जिसे देखते हुए बेला ने गहरी सांस ली और जाकर बिस्तर पर लेटते हुए कहा, जो पहले आया जगह उसकी, हम पहले सो रहे हैं तो बिस्तर हमारा, अब आप भाड़ में जाओ। इतना कहकर बेला ने आंखें बंद कर लिया। फ्लाइट में खाना खाने के कारण उसे भूख नहीं लगी थी, जिस कारण वो चुपचाप सो गई। कुछ देर बाद एकाग्र बाथरूम से बाहर आया। उसने आज शॉर्ट और शर्ट पहना था। जहां उसकी नज़र बेला पर गई, तब उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी मान भी गई। ये कहते हुए एकाग्र ने अपना सिर हिला दिया और जाकर उसके बगल में लेट गया। देखते ही देखते ट्रैवल के कारण और थकावट के कारण उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में इस वक्त सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और क्षितिज चेहरे पर शांत एक्सप्रेशंस लिए बैठा हुआ था। जिसे देखते हुए आखिरकार आनंद जी ने पूछा, कुछ पता चला किसने ये फोटो वायरल किया है? पापा, न्यूज़ चैनल से पता चला कि उन्हें किसी ने अननोन नंबर से फोटो सेंड किया था। सिम कार्ड की लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला सिम कार्ड बंद हो चुका है, इसलिए कोई सबूत हाथ नहीं आया, क्षितिज ने जवाब में कहा। दादी जी ने मुट्ठी मजबूती से भींचते हुए कहा, कितनी बार कहा है इस लड़के से, जरा सोच समझ कर बाहर निकाला करें और ऐसे लोगों के साथ निकला करें जिनके साथ बदनाम ना हो। क्षितिज ने दादी जी की बात सुनकर कहा, दादी, यहाँ अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है तो वो बेला है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत नया है, और गलत आप हैं जिसने उस पर हाथ उठाया। दादी जी ने क्षितिज की बात सुनकर कहा, तो अब तुम भी एकाग्र की तरह उसे लड़की का पक्ष लो। दादी, बात लड़की या लड़के की नहीं है, बात सच्चाई और भरोसे की है। आपने देखा कि आपने जब उसके साथ ऐसा सुलूक किया तो उसका चेहरा कैसे हो गया था। आपके पास कोई हक नहीं है किसी को थप्पड़ मारने का, सिवाय अपने घर वालों को छोड़कर, क्षितिज ने शांत लहजे में लेकिन गहरी शब्दों में कहा। दादी जी ने क्षितिज को घूरते हुए कहा, तो अब तुम मुझे दिखाओगे? दादी, सच्चाई को अपनाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती। जो गलत मैं करूंगा आप मुझे सिखाओ, लेकिन आप जो गलत करोगी उसे मैं सिखाऊंगा। सो प्लीज बड़ों को छोटों से माफी ना मांगनी चाहिए। सो थिंग को बदलते हुए जब बेला वापस आए तो उससे माफी मांगिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए काम करती क्योंकि आप उसे सैलरी देते हो, वो यहाँ पर फ्री में नहीं है, क्षितिज ने आराम से कहा। क्षितिज की बात पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखते हुए दादी जी गुस्से से सौफ से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। दिव्यानी ने क्षितिज को देखते हुए कहा, तुम सही हो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा, आगे से इस तरह बात मत करना, अब उनकी उम्र हो गई है। क्षितिज ने गहरी सांस भरते हुए कहा, लेकिन फिर भी वो बहुत जिद्दी है, समझ नहीं आता वो इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों है। उन लोगों ने उसे शांत करवाया और क्षितिज कुछ सोचने लगा। वही पूरी रात एकाग्र की नींद एक बार भी नहीं खुला, कहा जाए तो वो बहुत अच्छी नींद से सो रहा था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने पाया दिन ऑलरेडी चढ़ चुका था। जब उठा तब उसने देखा बेला के हाथ एकाग्र की कमर पर थे, जिसे देखते हुए एकाग्र हैरान हुआ, क्योंकि उसने रात को बेला की किसी भी तरह की मूवमेंट को महसूस नहीं किया था। बेला जो कि नींद के कारण पूरी तरह से बेहोश लगभग हो चुकी थी, उसने एकाग्र के हिलने पर अपने पैर पर खुजली करते हुए पूछा, क्या हुआ, कितना बजा है? ये कहते हुए बेला ने अपना एक हाथ एकाग्र के मुंह पर दे मारा, जिससे एकाग्र तुरंत उठकर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने बगल में सोई बेला की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहा, ओह कुंभकर्ण की बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? बेला ने तुरंत आंखें खोलकर बेड पर बैठे एकाग्र की तरफ देखा। उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे उसने दिन में भूत देख लिया हो, और उसने जल्दी से बैठते हुए कहा, तुम हमारे बिस्तर पर? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम मेरे बिस्तर पर हो? बेला ने एकाग्र को अनसुना करते हुए इधर उधर देखा तो उसकी नज़र सीधा सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर गई, जिसमें सुबह के 5:30 रहे थे। जिसे देखते हुए बेला फिर से बिस्तर पर पसर गई और उसने खुद से कहा, का दुश्मनी है हमसे? इतनी सुबह सुबह काहे उठा रहे हो हमको? एकाग्र ने बेला की तरफ देखा और कहा, यहाँ की मॉर्निंग इतनी खूबसूरत है कि तुमने कभी नहीं देखी होगी, और सुबह उठने के अपने भी फायदे होते हैं, बल्कि फायदे ही फायदे होते हैं। याददाश्त तेज होती है और सनराइजिंग का सीन बहुत खूबसूरत लगता है। ये कहते हुए एकाग्र ने अपने कदम जमीन पर रखे और आराम से बाथरूम की तरफ चला गया। बेला ने मुंह बनाते हुए एकाग्र को देखा और मन में सोचा, बहुत बढ़िया,
ऐसी याददाश्त भगवान हमको भी दे। इतना कहकर बेला कुछ सोचने लगी। वही एकाग्र जब बाथरूम से बाहर आकर देखा तो पाया बेला फिर से सो रही थी, जो पूरी तरह से उल्टी थी और उसका बिस्तर पैर पड़ा हुआ था। जिसे देख एकाग्र ने गहरी सांस ली और कंबल उठाकर बेला को ढक दिया और कपड़े बदलते हुए कमरे से बाहर चला गया। बेला को वहां पर कोई काम नहीं था, तो इसीलिए उसने अपनी नींद को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। जहां दोपहर को नाश्ता करने के बाद वो अंगड़ाई लेते हुए घर से बाहर आई तो देखा एक नौकरानी धो रही थी। उसने मन में सोचा कि ये करना मजेदार होगा। बेला ने नौकरानी को देखा और उसके पास चली आई। नौकरानी ने बेला को देखा और थोड़ा डरते हुए बाल्टी नीचे रख दिया ताकि पानी बेला के ऊपर ना गिरे। जिस पर बेला ने अपने कल पहने ड्रेस की स्लीव को चढ़ाते हुए कहा, हम आपकी मदद करते हैं, हमको करने दो ना, हमको बहुत अच्छे से आता है, कह सकती हो कि हम पेशेवर कार धोने वाले हैं। नौकरानी ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। बेला ने सिर नहीं में हिलाते हुए, अरे नहीं, आप हमको मैडम कह रहे हो ना, तो हमारी बात सुनो और हम जो कह रहे हैं हमको करने दो। नौकरानी ने हताश नजरों से बेला की तरफ देखा और उससे और कुछ नहीं कहा। जब एकाग्र अपनी प्रैक्टिस को पूरी करके नीचे आया तो उसकी नज़र सीधा बेला और नौकरानी पर चली गई। बेला बिल्कुल एक पेशेवर गाड़ी धोने वाली की तरह गाड़ी को रगड़ रही थी। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और जोश साफ नजर आ रहा था। जिसे देखते हुए एकाग्र ने अपना सिर हिला दिया और उसके कपड़ों को देखने लगा, जो कि नीचे से भीग चुके थे और धूप के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। जिसे देखते हुए एकाग्र ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बेला के पास आकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? बेला ने अच्छे मूड में जवाब दिया, हम काम कर रहे हैं। तुम्हें गाड़ी धोना कैसे आता है? बेला ने जवाब में कहा, हमने देखा था आपके घर में नौकरों को गाड़ी धोते हुए, तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये कहते हुए बेला ने बड़े एटीट्यूड से अपने नाक को पोंछा तो उसके नाक पर साबुन की झांक लग गई। जिसे देखते हुए एकाग्र ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो बेला ने चेहरा पीछे करते हुए कहा, क्या नाक में साबुन लगा? ये कहते हुए एकाग्र ने बेला के नाक को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो बेला ने खुद ही साफ कर लिया। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? क्या बेला की वापसी के बाद दादी की बेला से माफ़ी मांगेगा और क्या बेला दादी जी को माफ़ कर देगी? कैसी होगी सिक्किम में उनकी वह कुछ दिन? जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा लगा।